और दोस्तों 16 अगस्त 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हैं। तो भाई प्रधानमंत्री जी की जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। 75वीं इंडिपेंडेंस की वर्षगांठ पे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स को इन्होंने याद किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी कंट्री को अपनी विशेष दी हैं। इन्होंने बोला है कि जो 75वीं इंडिपेंडेंस डे ये केवल एक सेरेमनी नहीं होनी चाहिए, हमें अपने अगले 25 सालों की प्लेज करनी है और हम इस बात को इंश्योर करें कि जब हम देश की 100th इंडिपेंडेंस डे मनाएं तब आत्मनिर्भर भारत का गोल पूरा हो चुका हो। यहाँ पे मोदी जी ने कॉल दी सबका प्रयास अलॉन्ग विद सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला कि भाई 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाएगा। ये तो मैंने कल की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, साथ साथ मैंने आज के एडिटोरियल में भी आपके साथ डिस्कस किया। फिर उन्होंने ये बोला है कि गवर्नमेंटल स्कीम्स के टारगेट पूरे हो रहे हैं। उज्ज्वला की बात कर लीजिए, आयुष्मान भारत की बात कर लीजिए, इन्होंने लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट डाला है। फिर ये जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं। इनका बोलना है कि 4.5 करोड़ नए हाउस होल्ड्स को पाइप्ड वाटर सप्लाई मिल गया इसके अंदर। फिर इंडिया ओवरऑल अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है, 21वीं शताब्दी में और आगे बढ़ेगा। फिर उन्होंने बोला कि ओवरऑल विलेजेस और सिटीज़ और डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ के सामने जो डिसएडवांटेज है उसको हटाने के लिए दलित, एसटी, बैकवर्ड और जनरल कैटेगरी पुअर्स को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन, हिमालयन रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, कोस्टल बेल्ट और ट्राइबल रीजन्स को इंडिया के डेवलपमेंट में आगे बढ़ाने के लिए इनका इंक्लूसिव डेवलपमेंट किया जाएगा। प्लस बांग्लादेश, म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया के साथ ज़्यादा बेटर कनेक्टिविटी करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में डीलिमिटेशन एक्सरसाइज चल रही है, असेंबली पोल्स होने वाले हैं। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे मोदी जी ने बात की। फिर मोदी जी ने बोला कि भाई रोडें, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई विलेजेस तक, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाए जा रहे हैं गाँव में तो डाटा पहुंच रहा है विलेजेस तक, डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स पहुंच चुके हैं विलेजेस में। छोटे फार्मर्स जिनकी हेक्टेयर ऑफ लैंड 2 से कम है उनको कंट्री की प्राइड बनवाना है, उनको नई फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग, कटिंग एज इनोवेशंस, न्यू एज टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे। ये सब बातें यहाँ पे बोली है। और फिर इंडिया लॉन्च करेगा प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ये एक नया मास्टर प्लान लॉन्च होगा, 100 लाख करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान विच विल क्रिएट अ फाउंडेशन फॉर होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गिवन इंटीग्रेटेड पाथवे टू इकोनॉमी। तो आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंस डे का जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट वो यही है, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। 100 लाख करोड़ रुपए का एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान होगा। अब इसके क्या स्पेसिफिक्स हैं वो आगे पता चलेंगे। अभी के लिए गति शक्ति क्या करेगा, तो इट विल हेल्प मैन्युफैक्चरर्स टर्न ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड डेवलप पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यू फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी यूथ के लिए। तो ये सब यहाँ पे बोला गया। फिर 75 वंदे भारत ट्रेन देश के हर कोने को जोड़ेंगी इन 75 वीक्स ऑफ अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव क्या है, तो भाई जब 15 अगस्त 1947 के बाद 15 अगस्त 2022 आएगा तब ये हमारी 75वीं वर्षगांठ होगी और इसको बोला जाएगा अमृत महोत्सव। और तब तक 75 हफ्तों में 75 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की जा चुकी होंगी जो कि हमारे देश के हर कॉर्नर को जोड़ रही होंगी और नई नई और चीज़ें की जाएंगी जो कि अभी मैंने यहाँ पे आपको बताई है। जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करिएगा। हो सके तो चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर्स के पीडीएफ के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया हुआ है। फिर बात करते हैं पारसी न्यू ईयर ईव। श्री रामनाथ कोविंद जी ने जितने भी फेलो सिटीजन से उनको ईव ऑफ द न्यू पारसी ईयर पे बधाइयां दी। भाई पारसी ईयर कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, तो 17 अगस्त को पारसी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। इसको आप जमशेदी नवरोज भी बोलते हो। आप कहोगे कि ये कौन थे, तो ही वॉज द लेजेंडरी किंग ऑफ पर्शिया। ठीक है भाई, जमशेद साहब जो थे पर्शिया के किंग, उन्होंने पारसी कैलेंडर शुरू किया था और नवरोज का मतलब होता है नया दिन। तो अब ऑब्वियस सी बात है, न्यू ईयर के बाद एक नया दिन, एक नया साल आता है और इस नए साल में हम लोग अपना घर साफ करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, सबको गिफ्ट वगैरह देते हैं, चैरिटेबल डोनेशंस होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने नवरोज फेस्टिवल मनाते हैं। एक प्रकार के रीजनल हॉलीडे जिसको 17 अगस्त को मनाया जाता है। अब आपको यहाँ पे चीज़ें समझनी पड़ेगी। जो पारसी फॉलो करने वाले लोग हैं ये ज़ोरोस्ट्रियन धर्म को फॉलो करते हैं और ज़ोरोस्ट्रियन आप कह सकते हो वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन मोनोथिस्टिक रिलीजन है। बिना कुछ सर्च मारे ये बताओ कि मोनोथिस्टिक का मतलब क्या होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में, मैंने कई बार पहले आपको बताया था। तो ये जो ज़ोरोस्ट्रियन धर्म है इसको प्रॉफिट ज़ाराथुस्ट्रा ने फाइंड किया था एंशिएंट ईरान में 3500 साल पहले।
तो 650 BCE से आप देखोगे तो पर्शिया, जो कि आज की डेट में ईरान है, इसका ऑफिशियल रिलीजन हुआ करता था ज़ोरास्ट्रियन। लेकिन 7th सेंचुरी AD में, यानी लगभग 650 BCE के आप कह लो 1300-1400 साल बाद इस्लाम धर्म का उदय हुआ ईरान में, और आज की डेट में ईरान में ऑफिशियल धर्म आपका इस्लाम है। अब जब इस्लामिक आर्मीज ने पर्शिया में कब मतलब अटैक किया, तो रिलीजियस परसिक्यूशन के डर से बहुत सारे ज़ोरास्ट्रियंस इधर उधर भागे और कुछ लोग गुजरात में आ गए और गुजरात में आके रहने लगे। तो जो लोग गुजरात पाकिस्तान में आके रहने लगे ना, उन्होंने अपने आप को पारसी बोला। तो कुल मिला के जो पर्शियन शब्द होता है ना, इसका गुजराती में जो ट्रांसलेशन होता है वो पारसी होता है। गॉट इट? तो आप देखोगे कि ये जो ज़ोरास्ट्रियन है दुनिया भर के, खासकर अगर आप मिडिल ईस्ट की बात कर लो, ईरान की बात कर लो, ये लोग भी नवरोज मनाते हैं, इंडिया वाले पारसी भी नवरोज मनाते हैं, बट डेट्स अलग अलग हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट ईरान के ज़ोरास्ट्रियंस की बात करोगे तो वो आपका मनाते हैं पारसी न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू फासली बस्तनाई कैलेंडर, और इसके हिसाब से इनका पारसी न्यू ईयर आता है 21 मार्च को। समझ गए? लेकिन इंडिया में जो ज़ोरास्ट्रियंस हैं, जिनको गुजराती में पारसी बोला जाता है, ये अपना न्यू ईयर मनाते हैं शहनशाही कैलेंडर के हिसाब से। और शहनशाही कैलेंडर अगर आप देखोगे तो इसमें लीप ईयर्स को काउंट नहीं किया जाता है। तो चूंकि इसमें लीप ईयर्स को काउंट नहीं किया जाता है, तो जो इनकी न्यू ईयर की डेट है वो 21 मार्च ना होके क्या हो गई, 17 अगस्त हो गई। इसलिए पूरी दुनिया में आप देखोगे ईरान और मिडिल ईस्ट में जो ज़ोरास्ट्रियंस हैं वो अपना न्यू ईयर 21 मार्च को मना रहे हैं। बट इंडिया में जो ज़ोरास्ट्रियंस हैं, जिनको आप गुजराती में पारसी बोलते हो, वो कब मना रहे हैं, 17 अगस्त को। तो ये डेट डिफरेंस क्यों है? इंडिया के पारसी फॉलो करते हैं शहनशाही कैलेंडर, और ईरान वाले और बाकी दुनिया के क्या फॉलो करते हैं, तो वो फॉलो करते हैं फाजली बास्तनाई कैलेंडर। ये फर्क है। जनरल स्टडीज पेपर 1 इंडियन हेरिटेज कल्चर न्यूज़ आपको काम आएगी। इस न्यूज़ को मैं कल ही डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। तालिबान टेक्स काबुल, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अशरफ गनी यहाँ से भाग गए। ओवरऑल आप देखोगे तो जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी थे, जैसे इनको पता चला कि पाकिस्तान बैक तालिबान फाइटर्स एंट्री मार रहे हैं, प्लेन में बैठे और ये निकल गए। अब कहले को तजिकिस्तान गए, आगे कहाँ जाएंगे वो आगे पता चलेगा। अगर आप देखो तो ओवरऑल 20 साल का ये पूरा बड़ी जंग रही है। 1996 से लेकर 2001 तक कब्जा था तालिबान का अफगानिस्तान में, और अब फिर से तालिबान का कब्जा आ गया। अब इनके भागने की वजह क्या हो सकती है? अफगानिस्तान के जो दूसरे प्रेसिडेंट थे, मैं उनका नाम यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ नाम आप मुझे नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में। उनका जो टेन्योर था वो 1987 से लेकर 1992 तक था। ठीक है, 1996 में जब तालिबान का कब्जा हो गया अफगानिस्तान के ऊपर, तो तालिबान ने इनके साथ भाई बहुत बुरा बर्ताव किया, बहुत बुरी तरीके से मारा इनको। तो 1992 तक तो ये पर्सन इंडिविजुअल प्रेसिडेंट रहा अफगानिस्तान का। बाद में ये प्रेसिडेंट नहीं रहे। फिर अब्दुल राशिद दोस्तुम, जो कि एक समय पे इनके दोस्त हुआ करते थे, वो अहमद शाह मसूद के साथ मिल गए और इनके अगेंस्ट हो गए, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 1994 के लगभग इनको जो यूएन कंपाउंड था आपका अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे शरण दी गई। पहले इंडिया की एम्बेसी में इन्होंने शरण मारी, इंडिया ने शरण देने से मना कर दिया, अफगानिस्तान के साथ पंगे नहीं लेना चाहता था इंडिया। 1996 में मसूद ने एक ऑफर दिया, किसको, इस प्रेसिडेंट को, कि आप छोड़ दो अफगानिस्तान, चले जाओ। क्यों? क्योंकि उस समय पे तालिबान ऑलमोस्ट काबुल में एंट्री मार रहा था। तो आप समझिए, तालिबान काबुल में एंट्री मार रहा है, अहमद शाह मसूद बोल रहा है इस पर्टिकुलर प्रेसिडेंट से छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तालिबानी तुमको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसने जाने से मना कर दिया। इसने क्यों जाने से मना कर दिया ये आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन जब तालिबान ने एंट्री की, उसके बाद नजीबुल्लाह को तो नहीं छोड़ा भाई तालिबान ने। नजीबुल्लाह आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तालिबान ने, अरे मैंने नाम ही बोल दिया उसका, मैं मोहम्मद नजीबुल्लाह की बात कर रहा हूँ एक्चुअली में। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अब मेरे मुंह से एक्सप्लेन करते वक्त निकल गया। तो हुआ ये कि 26 सितंबर 1996 यूएन कंपाउंड में थे आपके नजीबुल्लाह। तालिबान पहुंचा, यूएन कस्टडी से उसको एब्डक्ट किया और उसको बहुत टॉर्चर किया। उसकी बॉडी को ड्रग किया, ठीक है, ट्रक में बांधा, मतलब बॉडी को ट्रक में बांध के पूरे आप कह सकते हो काबिल में घुमाया। उसका जो भाई था शाहपुर अहमद अजाई, उसके साथ भी कुछ ऐसा किया। और नजीबुल्लाह और शाहपुर दोनों की बॉडीज को एक ट्रैफिक लाइट पोल के साथ बांध दिया गया प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने। और नजीबुल्लाह और शाहपुर को इस्लामिक फ्यूनरल भी नहीं दिया गया। और उसके बाद जो उनकी बॉडीज थी वो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस को दे दी गई। तो आप समझिए कि इतने बुरे हालात किए यहाँ पे इन्होंने नजीबुल्लाह के। नजीबुल्लाह
आप कह सकते हो प्रो डेमोक्रेसी एक लीडर थे अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान की जनता के लिए उन्होंने काफी काम किया था। 1992 के बाद अफगानिस्तान में उनकी ज्यादा चल नहीं रही थी, क्योंकि सोवियत का काफी पछड़ा था, और बाद में तालिबानियों ने तो उनको कतई नहीं छोड़ा, बहुत बुरी तरीके से मारा नजीबुल्लाह को। ठीक है, तो 1996 में नजीबुल्लाह के पास भी एक मौका था, बट नजीबुल्लाह छोड़ के नहीं गए, वो अफगानिस्तान में ही रुके। और उनके साथ क्या हुआ, ये बात शायद प्रेसिडेंट अशरफ गनी को पता थी, और हो सकता है कि शायद अशरफ गनी के साथ भी ऐसा ही होता, इसलिए अशरफ गनी यहां से निकल गए। ठीक है भाई, तो फाइनली अब अशरफ गनी को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा। जो अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला कौन है, तो इज द हेड ऑफ द अफगान नेशनल रिकंसिलिएशन काउंसिल। इन्होंने रिपोर्ट किया कि अब्दुल गनी छोड़ के भाग गए, वो इस देश को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ के भाग गए, गॉड उनको इस चीज के लिए अकाउंटेबल करेगा। फाइनली काबुल अब गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर निकल चुका है, तालिबान के कंट्रोल के अंदर आ चुका है। ओवरऑल हालात बहुत खराब है। तालिबान जो बगराम एयर बेस है, जहां पे यूएस सोल्जर्स रहा करते, सबसे बड़ा एयर बेस था आपका यूएस सोल्जर्स का, उसको भी कब्जा लिया तालिबानियों ने। वहां पे जितने भी तालिबान मिलिटेंट्स थे, अलकायदा मिलिटेंट्स थे, इस्लामिक स्टेट के मिलिटेंट्स थे, सबको छुड़ा लिया। ठीक है, फाइनली आप देखोगे कि लोग दौड़ के गए, सामान वामान लेके स्टोर करके अपने घरों में घुस गए हैं। स्ट्रीट्स एकदम एम्प्टी हैं अफगानिस्तान में, हेलीकॉप्टर हर तरफ फ्लो कर रहे हैं, हालात बिल्कुल खराब हो गए। अब तालिबान की लीडरशिप डिसाइड करेगी क्या करना है। तालिबान की बात की जाए तो कंसेप्ट क्या है तालिबान का, 1994 में तालिबान इमर्ज हुआ एज अ प्रोमिनेंट फैक्शंस ऑफ सिविल वॉर। अफगान सिविल वॉर में एक तबका था जिसको बोला गया तालिब। तालिब मतलब इसको आप बोलते हो स्टूडेंट्स, तो अफगानी भाषा में तालिब को बोला जाता है स्टूडेंट। तो आप देखोगे कि ये वो लोग हैं जो कि ट्रेडिशनल इस्लामिक स्कूलों में उन्होंने पढ़ाई की है। सोवियत अफगान वॉर में इन तालिबानियों को सपोर्ट किया यूएस ने सोवियत को बाहर ढकेलने के लिए, और फाइनली रशिया ने उल्टा किया है, यहाँ पे तालिबानियों का सपोर्ट किया फिर से अफगानिस्तान में ताकत में आने के लिए। तो आप देखोगे कि मोहम्मद ओमर के अंदर ये जो पूरा का पूरा तालिब मूवमेंट था, ये अफगानिस्तान में फैल गया। मुजाहिदीन वॉर लॉर्ड से इन्होंने पावर खींची, 1996 में ताकत में आ गए थे। ठीक है भाई, और जो अफगान कैपिटल थी वो कांदाहार शिफ्ट कर दी गई थी, और फाइनली फिर से वही हुआ है। सितंबर 2011 में अटैक के बाद ही आप ओवरऑल देखोगे कि तालिबानियों को खदेड़ खदेड़ के मारा यूएस ने, लेकिन फिर वो पाकिस्तान में जाके छुप गए, पाकिस्तान ने उनको पूरा सपोर्ट दिया, और अब वो फिर से काबुल में घुस के अपना कंट्रोल स्थापित कर चुके हैं। अब देखते हैं कि वो रूल कैसे करते हैं, दिस हैज टू बी सीन। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज, इजराइल कंडेम्स पोलैंड रेस्टिट्यूशन लॉ। देखिए, पोलैंड में एक नया नियम कानून आया है, और उस नियम कानून के हिसाब से होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स या उनके डिसेंडेंट्स पोलैंड में उनसे जो प्रॉपर्टी छीनी गई थी होलोकॉस्ट के दौरान, उसको रिक्लेम नहीं कर सकते, ना ही उसका कंपनसेशन ले सकते। आपको पता है कि ज्यूज को बड़े भारी क्वांटिटी में यूरोप में मारा गया। होलोकॉस्ट क्या है, इसको शोआह भी बोलते हैं। तो यूरोपियन ज्यूज को वर्ल्ड वॉर 2 के समय बहुत मारा गया था। 1941 से लेकर 1945 के बीच में नाजी जर्मनी और उनके कोलैबोरेटर्स ने मिलकर यूरोप की ज्यूइश पॉपुलेशन का 2/3 उड़ा दिया था। 6 मिलियन ज्यूज, 60 लाख ज्यूज को यहां पे मारा गया था। तो ओवरऑल इनको मारने के लिए गैस चैम्बर्स और पता नहीं अनह्यूमन तरीकों का इस्तेमाल किया गया, और पोलैंड में भी बहुत सारे ज्यूज को मारा गया। अब पोलैंड में जब ज्यूज रहते थे, थोड़े बहुत ज्यूज बच भी गए, सब तो मरे नहीं, तो जो भी ज्यूज आपके पोलैंड में रह रहे थे उनकी जमीनें भी छीनी गई थी, उनकी प्रॉपर्टीज छीनी गई थी। तो पोलैंड में एक नियम कानून था कि वो होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स या उनके डिसेंडेंट्स जिनकी जमीनें होलोकॉस्ट के दौरान छीनी गई हैं, उनको उनकी जमीनों का हर्जाना दिया जाएगा या जमीनें वापस दी जाएंगी। ये नियम कानून था पोलैंड में। रिसेंटली पोलैंड ने एक नया नियम कानून लागू किया है। पोलैंड की जो प्रेसिडेंट है अंद्रेस दूदा, इन्होंने एक नया नियम कानून लागू किया है, और ये बोला है कि भाई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट दैट रूल पोलैंड, ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर टिल 1989, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर 1989 तक ओवरऑल कह सकते हो पहले जो कुछ भी नियम कानून था, जिस नियम कानून के हिसाब से जो ज्यूज थे या फिर जो नॉन ज्यूज थे, इनकी जो भी प्रॉपर्टी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान या होलोकॉस्ट के दौरान छीनी गई थी, उस प्रॉपर्टी का जो भी हर्जाना या प्रॉपर्टी इन ज्यूज को या नॉन ज्यूज को दी जाती थी, अब हम वो नहीं देंगे। जो पहले हुआ है उसके लिए हम अब रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। अब इस बात को लेकर इजराइल बहुत नाराज हो गया, क्योंकि पोलैंड में जो ज्यूज हैं उनके खिलाफ अत्याचार हुआ, ये तो देखो हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड है। उस अत्याचार को एड्रेस करने के लिए
आज की डेट में भी अगर वो इस बात को प्रूव कर देते थे कि ये जमीन हमारी थी, हमसे छीनी गई थी, तो उनको प्रॉपर कंपनसेशन या जमीन मिलती थी। अब नए लॉ के हिसाब से कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इजराइल की जो नई गवर्नमेंट है ये बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रही है, और इजराइल की नई गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर तुमने इस लॉ को नहीं हटाया तो हम तुम्हारे साथ सारे डिप्लोमेटिक टाइट्स काट लेंगे। और इजराइल ने अपने डिप्लोमेट को भी पोलैंड से वापस बुला लिया। यूएस ने भी इस लॉ को यहाँ पे अपोज किया। पोलैंड की बाउंड्री देखी जाए किसके किसके साथ लगती है, तो नॉर्थ में आपको बाल्टिक सी नजर आ रहा है, एक बाउंड्री रशिया के साथ, लिथुआनिया, बेलारस, यूक्रेन, फिर साउथ में स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, और वेस्ट में जर्मनी। लैंडलॉक कंट्री नहीं है जो कि बाल्टिक सी के साथ बाउंड्री लगाता है आपका पोलैंड। ठीक है, बाल्टिक सी से इधर निकल जाओ तो आप नॉर्थ सी पहुंच गए, और नॉर्थ सी इज अ पार्ट ऑफ एटलांटिक ओशन। तो सी का एक्सेस है। पोलैंड इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, बेलारस, यूक्रेन और रशिया, इनके साथ बाउंड्री लगाता है पोलैंड। समझिए बात को, पोलैंड न्यूज में है तो इसकी बाउंड्री कौन कौन से देशों के साथ लगती है ये आपको याद रहना चाहिए। तो मैप बेस्ड एक्सरसाइज आपको ऐसे ही करनी है। करंट की न्यूज के हिसाब से आपको इंटरनेशनल लोकेशंस को खंगालना है और याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार की न्यूज़ेस डेफिनेटली पूछी जा सकती हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे जानने को मिला हो, आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। गुड बाय।